जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे पेपर फर्स्ट। दोस्तों बीए थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं आपका पेपर नंबर फर्स्ट होगा इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत लेक्चर नंबर 10। दोस्तों इसके पहले हम लोग 9th वीडियो देख चुके हैं जो कि सारे के सारे टॉपिक महत्वपूर्ण है। अगर ये 9th वीडियो जो 9 वीडियो हम बनाए हैं नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे हम लिंक दे रहे हैं, वहाँ जाकर के आप सारे के सारे अगर वीडियो देख लेते हैं तो इस चैनल का जो सपना है आपको टॉपिक वाइज फ्री में नोट्स उपलब्ध कराना, ये सपना पूरा होगा। तो आइए दोस्तों आज देख लेते हैं कि कौन सा टॉपिक है। लेक्चर 10 के अंतर्गत हम लोग देखेंगे दृष्टिबाधित बालक। तो दोस्तों दृष्टिबाधित बालक क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, इनको स्कूल में किस तरीके से समस्या झेलनी पड़ती है, इनके लिए शिक्षा की व्यवस्था क्या है, इत्यादि सारे के सारे टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। लेकिन इससे पहले आपको एक बात, एक नोट यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिए। बीएड ऑल सेमेस्टर ऑल यूनिवर्सिटी के टॉपिक वाइज तैयारी हेतु आरपी टारगेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फ्री में वीडियो एवं फ्री में नोट्स पीडीएफ पाएं। ठीक है, आइए 10th नंबर का जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा दृष्टिबाधित। तो दृष्टिबाधित का मतलब क्या होता है दोस्तों, पहले आप लोग खुद सोचिए कि दृष्टिबाधित क्या किसे कहते हैं। इसके पहले हम लोगों ने देखा श्रवण बाधित, यानी जिनको सुनने में समस्या थी वे बच्चे श्रवण बाधित या श्रवण दिव्यांग बच्चे थे। लेकिन जो बच्चे देख नहीं सकते हैं ये बच्चे दृष्टि बाधित या दृष्टि दिव्यांग बालक कहलाते हैं। लेकिन देखने की भी क्षमता क्या होती है दोस्तों, जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि कुछ कम देखते हैं, उससे भी कुछ ज़्यादा देखते हैं, उससे भी कुछ ज़्यादा देखते हैं, यानी देखने का जो क्षमता होता है वो भी, जैसे मान लीजिए कि आप लोग चश्मा लेने अगर जाते हैं तो एक चार्ट, एक ये बोर्ड होता है, ठीक है, एक बोर्ड होता है और ऊपर सबसे पहले ए लिखा होता है, उसके बाद कुछ कटा पीटा लिखा रहता है, इधर उधर लिखा रहता है, उससे छोटा कुछ लिखा रहता है, उससे नीचे छोटा कुछ लिखा रहता है। तो दोस्तों ये जो सबसे नीचे लिखा होता है उसे हम लोग 6x6 बोलते हैं। जैसे इसका जो पैमाना होता है 6, उसके बाद इसको मान लीजिए कि 6 या 12 बोलते हैं, उसके बाद इस तरीके से पैमाना होता है। तो 6 मीटर से हम लोग ये जो सभी अक्षर है, अगर ये 6 मीटर दूरी से ये सारे के सारे अक्षर देख ले रहे हैं तो हमारी दृष्टि क्षमता जो होगी वो सामान्य होगी। तो इसको कैसे कैसे और क्या क्या चीज़ है इसके बारे में आइए हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है कि दृष्टि दोष क्या है, किसी सामान्य व्यक्ति की आंख की फोकस दूरी लगभग 17 से 22 मिलीमीटर के बीच होती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में नेत्र धीरे धीरे अपनी सामंजन क्षमता खो देते हैं। नेत्र में अपवर्तन संबंधी विकार होने से दृष्टि दोष उत्पन्न होते हैं। मुख्यतः रूप से 3 दृष्टि दोष होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष और तीसरा जरा दृष्टि दोष। तो दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि बहुत लोगों को बिल्कुल पास वाली, यानी जो बिल्कुल पास वाली अक्षर होती है वो नहीं दिखाई देती है, और दूर के अक्षर वो या दूर के वस्तुएं वो लोग सामान्य रूप से देख लेते हैं, तो उसे हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। और दूर दृष्टि दोष अगर बोलते हैं तो दूर की वस्तुएं इसमें नहीं दिखाई देती है। और जरा दृष्टि दोष का मतलब जो बुजुर्ग हो जाते हैं और उनको देखने में अक्षम हो जाते हैं, देख नहीं पाते हैं, उनको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। अब आइए देख लेते हैं निकट दृष्टि दोष क्या है। तो दोस्तों यह निकट दृष्टि दोष क्या है, तो जब कोई व्यक्ति पास में रखी हुई वस्तु को स्पष्टता से देख लेता है किंतु दूर की रखी हुई आसानी से नहीं देख पाता है, तभी उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि मान लीजिए कि जो कोई वस्तु है, मान लीजिए कि ये व्यक्ति है और ये व्यक्ति यहाँ के सामान्य रखा हुआ ये देख ले रहा है और यहाँ जो सामान्य रखा हुआ है वो व्यक्ति नहीं देख पा रहा है। तो जब नज़दीकी वस्तु को देख ले रहा है तो वो नज़दीकी दृष्टि दोष हो जाता है। अब निकट दृष्टि दोष का कारण तथा उपाय। दोस्तों आखिर हम नज़दीक के वस्तुओं को क्यों देख लेते हैं और दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं, इसका भी तो कोई ना कोई कारण होगा। तो यहाँ पर इसका कारण क्या है
है अभिनेत्र लेंस। दोस्तों अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है या नेत्र का गोलक लंबा हो जाता है। ऐसे दोष से प्रभावित व्यक्ति के नेत्र में दूर स्थिति वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के पहले बन जाता है। दोस्तों मान लीजिए कि ये आँख आपका है, ठीक है, तो आँख का जो ये गोलक है, ठीक है, तो जो प्रतिबिंब बन रहा है ये प्रतिबिंब यहाँ पर दे रहा है कि ऐसे दोष से प्रभावित व्यक्ति के नेत्र में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके इस रेटिना पर न बन करके रेटिना के पहले ही बनता है। उचित क्षमता वाले अवतल लेंस को प्रयुक्त कर इस दोष का निवारण किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कि दूर दृष्टि दोष है तो इसका निवारण हम लोग कैसे करेंगे, तो दोस्तों इसमें उपर्युक्त अवतल लेंस लगा करके जो निकट दूर दृष्टि दोष है उसको हम लोग दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों दूर दृष्टि को दूर कैसे किया जा सकता है, तो अवतल लेंस लगा करके हम लोग दूर दृष्टि दोष को कम कर सकते हैं। अब देखेंगे दूर दृष्टि दोष क्या है, ठीक है, तो निकट दृष्टि दोष को कम अवतल लेंस लगा करके हम लोग कर सकते हैं। अब देखेंगे कि दूर दृष्टि दोष क्या है। दोस्तों दूर वाली वस्तु हम नहीं देख पाते हैं तो वो चीज क्या है, ठीक है। इस दोष में प्रभावित व्यक्ति दूर रखी हुई वस्तुओं को तो आसानी से देख सकता है परंतु पास रखी वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख पाता है, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब ये है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे आप थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर ये यानी दूर दृष्टि दोष, कहीं ऐसा ना हो कि दूर दृष्टि दोष देख करके आप समझिएगा कि दूर वाली वस्तुएं नहीं दिखाई देती है। इसमें देखिए दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि इस दोष में से प्रभावित व्यक्ति दूर रखी वस्तुओं को तो आसानी से देख लेता है, यानी दूर दृष्टि में दूर रखी हुई वस्तुओं को आसानी से देख सकता है परंतु पास रखी वस्तुओं को स्पष्टता से नहीं देख पाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। यही लोग अक्सर गलती कर देते हैं कि दूर दृष्टि में दूर की रोशनी नहीं दिखाई देती है, नजदीक में नजदीक, लेकिन ये देखना है आप लोग गलत न करिएगा। दूर दृष्टि दोष का कारण तथा उपाय अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का बहुत अधिक बढ़ जाना या नेत्र के गोलक के छोटे हो जाने के वजह से यह दोष होता है, ठीक है। इस दोष से प्रभावित व्यक्तियों के नेत्र के पास में रखी हुई वस्तुओं का प्रतिबिंब नेत्र की रेटिना पर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है। उपर्युक्त क्षमता वाले उत्तल लेंस को उपयोग में लाकर इस दोष को निवारण किया जा सकता है। तो इसमें क्या है, उत्तल लेंस लगा करके इस दोष का निवारण किया जा सकता है। अब यहाँ पर कुछ देखेंगे रोग का अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, जो ये दृष्टि दिव्यांगता है उसका अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण 2018 दृष्टि हानि को दो समूहों में वर्गीकृत करता है, दूर दृष्टि और निकट दृष्टि। तो दूर दृष्टि अभी जो हम लोग देख रहे थे वो हल्की दृष्टि क्षीणता 6 से 12 या 6 से 18 से भी बदतर, उसके बाद मध्यम दृष्टि क्षीणता 6 से 18 से 6 से 60 और गंभीर दृष्टि क्षीणता 6 से 60 या 3 से 60 के भीतर 72, ठीक है। तो इसमें कहने का 6 से 12 दोस्तों हम क्या बताएं, 6/6 जो होता है वो सामान्य, यानी 6 मीटर की दूरी से आप जांच करने वाला स्नेलन चार्ट देखे होंगे, उसमें इसमें इस तरीके से होता है, बड़ा होता है, उसको छोटा होता है, उससे छोटा होता है और नीचे सबसे छोटा होता है। तो ये नीचे वाला 6 पैमाना इसका है और 6/6 मीटर से आप ये देख सकते हैं, ये सब पढ़ सकते हैं, तो आप सामान्य हो जाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे कि अंधापन दृष्टि क्षीणता 3/16 से भी 72। अब देखेंगे जरा दृष्टि दोष। दोस्तों अभी हम लोग दूर दृष्टि देखे, उसके बाद से नजदीकी दृष्टि दोष देखे, उसके बाद जरा दृष्टि दोष क्या है। तो वृद्धावस्था में आंख की सामंजस्य क्षमता में कमी अथवा समाप्त होने से व्यक्ति न तो दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख पाता है और न ही पास की, तब इस बीमारी को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। उचित क्षमता वाले द्विफोकल लेंस की सहायता से इस समस्या का निवारण किया जा सकता है। दोस्तों आप लोग लेंस देखे होंगे, लेंस का मतलब अब जब आप चश्मा लगाते हैं तो चश्मे में आप देखते होंगे कि यहाँ नीचे कुछ अलग दिया रहता है, यानी एक लेंस ये होता है और एक लेंस ये होता है। वही द्विफोकल लेंस के अंतर्गत इस एक नज़दीक वाला हो जाता है, एक दूर वाला हो जाता है, इस तरीके से करके उसको दूर किया जा सकता है।
अभी दुखता इसको छोड़ देते हैं। दृष्टि बाधिता के कारण दोस्तों, अब दृष्टि बाधित जो बच्चे दृष्टि बाधित होते हैं उसके क्या कारण है, आखिर ये क्यों दृष्टि बाधित होते हैं? तो गुणसूत्र संबंधित कारक, दृष्टि संबंधी गुणसूत्रों के दोषों से अल्प दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष तथा एस्टिगमटिज्म विशेष है। रेटिनाइटिस पिगमेंटो, उसके बाद विरासत में प्राप्त अंधापन का सबसे आम कारण है। ठीक है, तो गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र जो जैसे मान लीजिए कि पुरुष और स्त्री से जो गुणसूत्र आते हैं, उसके बाद जो बच्चे में होते हैं उसका भी बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है अंधापन में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि जन्मजात विकास, ऐसे दोषों में जन्मजात विकास यानी जो बच्चे जन्म लेते हैं उसमें क्या क्या दिक्कत अगर आ सकती है, तो इसमें देखेंगे तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनाफोमिया और माइक्रोफोमिया, ऑक्सेफिली एंड एंट्रोडिक जैसे दोष सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त वंशानुक्रम के दोष में रेटिना ब्लास्टोमो तथा शिशु मोतियाबिंद शामिल किए जाते हैं। लगभग 42% दृष्टि दोष वंशानुक्रम कारणों से होता है। तो दोस्तों, जन्मजात विकास के कारण अपना देखेंगे कि जो लगभग 42% दृष्टि दोष होता है वो वंशानुक्रम के कारण होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जिस घर में होता है ना कि एक आदमी को अगर दृष्टि दोष है तो वो वंशानुक्रम एक वंश से दूसरे वंश में जाता रहता है। अब देखेंगे कि सामान्य रोग यानी गर्मी एवं सुजाक भारत में दृष्टि बाधिता का एक प्रमुख कारण है। इसमें न्यूरोथोफिलिस में नेत्र तंत्रिका के कट जाने से दृष्टि बाधिता उत्पन्न हो जाती है। मधुमेह एवं गुर्दे संबंधी रोग भी दृष्टि बाधिता उत्पन्न करते हैं। उसका प्रसव पूर्व तथा प्रसव पश्चात कारण गर्भवती माँ द्वारा सेवन की गई विषैली औषधियाँ, दिमागी बुखार या जर्मन खसरा माँ से गर्भाशय में स्थानांतरित हो जाता है, जो बच्चे में अंधापन का कारण बनता है। दुर्घटना, संक्रमण, चोट लगना, जलने आदि की दुर्घटना स्थिति में दृष्टि बाधिता का कारण बन जाता है। शोध कार्य स्पष्ट करते हैं कि दृष्टिहीन के मुख्य कारणों का संबंध प्रसव पूर्व काल में अधिक होता है। ठीक है, अब 5वां जो समय है आंख में चोट लग जाना। दोस्तों, अगर मान लीजिए किसी कारणवश आंख में चोट लग जाता है तो आंख में चोट लगने के कारण दृष्टि बाधित हो सकता है। 6ठा नंबर पर देखेंगे कि आंखों का संक्रमण, आंखों में कोई अगर रोग हो जाता है तो उसके कारण भी आंख में कोई संक्रमण हो जाता है, जिसके कारण दृष्टि चली जाएगी और दृष्टि दोष हो सकता है। उसके बाद मंद दृष्टि। तो दोस्तों, मंद दृष्टि यह मूल रूप से बचपन में किसी आंख के कम उपयोग से दृष्टिहीनता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि दोनों आंखें अलग अलग प्रोजेक्ट करती हैं और मस्तिष्क को अलग अलग संकेत भेजती हैं। लंबे समय तक किसी आंख के कम उपयोग करने से मस्तिष्क कमजोर आंख से छवियों को बंद कर दबा सकता है और कमजोर आंख के विकास को रोकता है। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि अगर छोटे बच्चे होते हैं या किसी कारणवश आप एक आंख पर कम बल देते हैं और दूसरे आंख पर ज़्यादा बल देते हैं तो मस्तिष्क ये देखता है कि ये आंख तो बंद हो गया। ठीक है, ये आंख तो बंद हो गया है, यानी इस आंख से आप काम नहीं ले रहे हैं, इस आंख से ज़्यादा काम ले रहे हैं। तो जिस आंख से आप काम ज़्यादा ले रहे हैं वो एकदम बिल्कुल फिट रहेगा, और जिस आंख से काम लेना बंद कर देंगे वो आंख बिल्कुल आपका खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, यानी कम रोशनी वाला हो जाएगा। दोस्तों, यहीं पर एक बात हम आपको बताना चाहते हैं कि गांव में हम देखे हैं या बाहर में भी हम देखे हैं, बहुत सारे लोग काम चोर होते हैं। तो आप लोगों को हम यहाँ बताना चाहते हैं कि आप पढ़ने में या घर के काम में या कहीं भी अगर आप काम चोर यानी काम से बचना चाहते हैं, पढ़ने से बचना चाहते हैं, तो वही हाल होगा। आप लोग घर पर अगर किसान हैं तो आप लोग घर पर देखे होंगे हंसुआ या फावड़ा जो होता है ना, ये हंसुआ या फावड़ा जो होता है आप लोग देखे होंगे। अगर आप इसको रख देते हैं 1 साल तक, इसको दोनों को आप एक स्थान पर
रख दीजिए, एक साल कोई काम ना लीजिए, और एक हंसुआ और एक फावड़ा से आप प्रतिदिन काम लीजिए। उन दोनों में एक साल के बाद देखिए ये हंसुआ और फावड़ा जो आप रखे हैं वो समाप्त हो जाएगा, और जो हंसुआ और फावड़ा चल रहा है प्रतिदिन वो आपको चमकता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों अगर आप प्रतिदिन एकदम नियमबद्ध नियम तरीके से अगर क्लास ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप आजीवन चमकते रहेंगे। और अगर आप रख देते हैं, क्लास बंद कर देते हैं, पढ़ना बंद कर देते हैं, तो वही हंसुआ का हाल होगा जो रख देने पर मूर्छा लग करके खराब हो जाता है। तो दोस्तों आप रेगुलर पढ़ते रहें। इस चैनल पर आपको टॉपिक वाइज भी नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा भी आप लोग अपने बुक से या इत्यादि सीटेट वगैरह वगैरह की तैयारी आप लोग करते रहें, यानी कुछ ना कुछ आप पढ़ते रहें। अब 8वां देखेंगे मोतियाबिंद। तो दोस्तों आम तौर पर देखा जाता है तो लेंस स्पष्ट रूप से प्रकाश को जाने देता है जो रेटिना पर केंद्रित होता है, लेकिन मोतियाबिंद होने पर यह प्रकाश को लेंस से आसानी से गुजरने से रोकता है, ठीक है, जिससे दृष्टि की हानि होती है। यह बीमारी आमतौर पर बुजुर्गों को प्रभावित करती है। ऐसे रोगों से ग्रसित व्यक्ति को बादल या कुहासा छाए हुए ऐसी धुंधली छवि दिखाई देती है। जिसको मोतियाबिंद हो जाती है उसको लगता है कि दिन भर बादल छाया हुआ है या कुहरा है। इसमें होता क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो प्रकाश है लेंस को आसानी से गुजरने नहीं देता है। जो हम लोगों का लेंस है उसमें प्रकाश को आसानी से गुजरने नहीं देता। अब देखेंगे दृष्टि बाधित जो बच्चे होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है। अगर आप लोग गांव में देखे होंगे कि जो बच्चे दृष्टि बाधित होते हैं उनकी विशेषता क्या होती है दोस्तों, उनकी विशेषता आपको हम बता देते हैं। ट्रेन में आप गुजरते होंगे या कभी जाते होंगे या कहीं भी देखते होंगे, वो जो अंधा होता है ना बच्चा या व्यक्ति, वो गाना बहुत अच्छा गाता है, ठीक है, तो उसकी एक ये भी विशेषता है। दूसरी विशेषता ये भी देखेंगे कि जो उसका अंगुली फिंगर का स्पर्श शक्ति है वो बहुत मजबूत होता है। वो आप अगर नोट देते हैं, पैसा देते हैं, तो उसके फिंगर जो अंगुली होती है उसका मोमेंट और इसका इतना सेंसर टाइप का काम करता है, उतना सेंसर जैसे आप लोग मोबाइल पर स्क्रीन से चलाते हैं उसी तरीके से वो अपने फिंगर को इतना सेंसर डेवलप कर लेता है कि कोई भी चीज आप दे दीजिएगा तुरंत बता देगा। उसके बाद आवाज के प्रति उन लोगों का कैच करने का क्षमता, आपसे आज बात कर लेगा लड़का जो अंधा है, देख नहीं रहा, लेकिन उससे 2 साल 1 साल बाद अगर बात करिएगा तो वो आवाज देख करके पहचान जाता है कि यही सर हैं, ठीक है। तो ये सारे इन लोगों के अंदर विशेषता पाई जाती है। जैसे अगर हम कह सकते हैं कि हर एक इंसान में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ठीक है, 5 ज्ञानेंद्रियां होती है। यानी पहला हो गया मान लीजिए कि आंख हो गया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, पहला आंख हो गया यानी देखना हो गया। दूसरा आपका कान हो गया यानी सुनना हो गया। तीसरा नाक हो गया यानी सूंघना हो गया। और चौथा है आपका स्किन हो गया, ठीक है, स्किन यानी आपका चमड़ी हो गया। और 5वां आप देखेंगे तो आपका जीभ हो गया यानी स्वाद हो गया। इन सारे चीजों से ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये 5 ज्ञानेंद्रियों से हम लोग शिक्षा या अपने काम को करते हैं। तो दोस्तों जिसका आंख नहीं है, मान लीजिए कि इस लड़के का अगर आंख नहीं है, ठीक है, आंख नहीं है, तो वो व्यक्ति उसके पास कान जो सेंस है, नाक है, उसके बाद से त्वचा है, जीभ है, ये इतने ज्यादा एक्टिव रहेंगे कि समझिए कि जो आंख नहीं है वो अपना वो अंगुली से टच करके उसको सुन करके ये अपने जो भी आवश्यकता होती है उसको पूरा करते हैं। ये सब इन बच्चों की विशेषता होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दृष्टिबाधित बालकों को सीखने का ढंग सामान्य बालकों से अलग होता है, क्योंकि सामान्य बालक देखकर वह अनुकरण करके सीखते हैं, जबकि इनकी समस्त जानकारी तथा ज्ञान श्रवण इंद्रियों पर आधारित होती है। वही बात बोल रहे हैं दोस्तों, ये लोग देख नहीं सकते हैं लेकिन सुन तो सकते हैं ना, तो सुन करके सारे बातों को अपना सीखते हैं, ठीक है। ये सब ये है उसका दृष्टिबाधित बच्चों की पहचान। अब दोस्तों दृष्टिबाधित जो बच्चे होंगे उनकी हम पहचान कैसे करेंगे, तो मान लीजिए कि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनका आंख एकदम बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से खुला रहता है, ठीक है, ये देखने में एकदम बिल्कुल सामान्य आंख दिखाई देगा। तो उन बच्चों को, जैसे मान लीजिए जिनका आंख बंद है, ठीक है, जिनका आंख बंद है उनको तो हम पहचान जाएंगे कि ये बच्चे देख नहीं सकते हैं। लेकिन जो बच्चे हैं जिनका आंख खुला है, बिल्कुल स्वच्छ आंख है, उनको हम कैसे पहचानेंगे कि ये अंधा है या नहीं देख सकता है। तो दोस्तों जो बच्चे दृष्टि दिव्यांग होते हैं वो बच्चे द्वारा पढ़ते लिखते समय
सिर में दर्द होने का शिकायत करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद आंखों में झपकना, श्यामपट्ट या लिखित पाठ्य वस्तु को पढ़ने या नोट करने में दूसरे छात्र की सहायता लेना तथा उसे बोलकर बताने के लिए कहना, पुस्तक में आंखों को बिल्कुल पास में रख कर पढ़ना, पढ़ते समय एक आंख को ढक लेना, दूर स्थित वस्तुओं को देखने में आंखों को बार बार मसलना, आंख की पुतली का आकार सामान्य से भिन्न होना, आंखों का तेज रोशनी का सामना न कर पाना, पलकों का छोटा होना इत्यादि। ये जो सारे अभी देख लीजिए और पॉइंट हैं। पढ़ते समय एकाग्रता न बन पाना, आंखों से पानी बहना, आंखों का तिरछा होना, चलते समय पैर का गलत पड़ना, उसके बाद वस्तुओं की दूरी में अंतर करते समय कठिनाइयों का अनुभव करना। ये सारे के सारे दृष्टि दिव्यांग को पहचानने के कारण है। ठीक है, अब देखेंगे दृष्टि बाधित जो बालक को होते हैं उनकी समस्या क्या होती है। तो दोस्तों जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, उनकी समस्या क्या हो सकती है। आप जनरली देखिए ना, वो अगर मान लीजिए कि जो बच्चा उसको कहीं भी जाना आना हो, कुछ खाना हो, कुछ पीना हो, कुछ पढ़ना हो, यानी कोई भी तो ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ की उस बच्चे को समस्या का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों इन बच्चों को हर एक क्षेत्र में हर एक जगह पर समस्या होती है, लेकिन सरकार ने इन बच्चों के लिए विशेष सुविधा आरक्षण उपयोग करा करके, इनको आरक्षण दे करके इनको विशेष सामान्य धारा में जोड़ने का प्रयास कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर दृष्टि बाधित जो बच्चे होते हैं उनको अधिगम, व्यवहारिक समायोजन, सामाजिक क्षमताओं, दृष्टि बाधितों की कुछ समस्याएं इस प्रकार है। ठीक है, अब देखेंगे कि शैक्षिक समस्या। दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ने लिखने से तो पहले ही देख नहीं पा रहा है, तो आप ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाएंगे तो शैक्षिक समस्या होगी ही होगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि बुद्धि लब्धि स्तर की समस्या, जैसे मान लीजिए कि इनकी बुद्धि तो एकदम सामान्य से भी तेज अगर आप कहें तो होती है, तो इन लोगों की बुद्धि स्तर एकदम बिल्कुल तेज होती है और इनको केवल न देख पाने के कारण इनकी बुद्धि लब्धि अगर कहें तो कमजोर हो सकती है। ठीक है, अब देखेंगे तीसरा जो पॉइंट है समायोजन संबंधी समस्या। दृष्टि बाधित बच्चों को समाज में हीन दृष्टि से देखा जाता है, इन्हें बहुत सी व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए इन्हें समाज में समायोजन करने में कठिनाई आती है। निम्न वाणी विकास। दोस्तों निम्न वाणी विकास के अंतर्गत देखेंगे तो पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित बालक वाणी की कला और कौशल का अनुकरण नहीं कर सकते हैं। ये बच्चे शब्दों का अनुकरण व उपयोग में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। पांचवा आपका होता है दृष्टि बाधित बच्चों का व्यक्तिगत सामान्य बच्चों के व्यक्तित्व के भिन्न होता है। इन बच्चों में असुरक्षा व विक्षिप्त अधिक रहती है जो व्यक्ति के विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखेंगे तो यहाँ पर छठा नंबर पर देखने में असुविधा होने के कारण इन्हें चलने फिरने, उठने बैठने, अपना दिनचर्या संबंधी कार्यों को करने, विद्यालय आने जाने और उनकी गतिविधियों में भाग लेने में असुविधा होती है। अब देखिए दृष्टि दिव्यांग जो बच्चे होते हैं उनको शैक्षिक प्रावधान क्या, यानी शिक्षा के क्षेत्र में इनको प्रावधान क्या क्या दिया गया है। तो दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत जहां शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है और विकलांग अधिनियम 1995 के अनुच्छेद 26 में विकलांग बच्चों को 18 वर्ष की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 26 में। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि विकलांग अधिनियम 1995 के अंतर्गत अनुच्छेद 26 में विकलांग बच्चों को 18 वर्ष तक की उम्र तक मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है। और देखेंगे कि जैसे मान लीजिए कि जो दृष्टि दिव्यांग बच्चे होते हैं उनमें राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान NIVH देहरादून का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। दोस्तों ये उत्तराखंड में स्थित है। ये पूछ सकता है कि दृष्टि दिव्यांग बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण संस्थान कहाँ स्थित है, तो देहरादून, देहरादून, और इस तरीके से ऑप्शन देगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि देहरादून है और ये उत्तराखंड में स्थित है। यह संगठन विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग, दिव्यांगजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत रह करके काम करता है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसी में, तो शिक्षण अधिगम सामग्री का उपकरण का अभिलेख तैयार करना। दृष्टि
दृष्टिबाधित बालकों को संसाधन कक्ष में सुगमता पूर्वक प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, उन्हें आवश्यकता अनुसार उपकरणों का प्रशिक्षण देना और अल्पदृष्टि बालकों के लिए भी उचित प्रकाशीय तथा अप्रकाशीय उपकरण की व्यवस्था एवं प्रशिक्षण प्रदान कराना, ये सारे के सारे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दोस्तों जैसे समावेशी शिक्षा जो अभी हम लोग इसके पहले पढ़े थे, तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत स्पेशल एजुकेटर रखे जाते हैं जो कि दृष्टि दिव्यांग बच्चों को विद्यालय में जाकर के सपोर्ट देते हैं। इसके अलावा उनके पेरेंट्स को भी सपोर्ट देते हैं। अब देखेंगे कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा, ठीक है, तो दृष्टि दिव्यांग जो बच्चे होते हैं उनके लिए एकीकृत शिक्षा, दोस्तों ये सामान्य विद्यालय में अभी जो हम बात बता रहे थे कि एकीकृत शिक्षा क्या था, अभी हम लोग पढ़े थे। अगर नहीं आप लोग पढ़े हैं एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा और विशेष शिक्षा, ये 3 शिक्षा महत्वपूर्ण हो जाता है ये बुक के अंतर्गत, ठीक है। अगर आप ये सारे के सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम नीचे लिंक दे रहे हैं, वहाँ जा करके आप लोग अगर देखेंगे तो प्ले लिस्ट में वीडियो आपका पेपर नंबर ये बीएड आपका बीएड 3rd सेमेस्टर करके लिखा हुआ है, पेपर 1st एंड 2nd, ठीक है। वहां जाएंगे तो आपको सारे के सारे पेपर उपलब्ध हो जाएंगे। एकीकृत शिक्षा, तो एकीकृत शिक्षा में ये था कि बच्चों को सामान्य विद्यालय में सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें कुछ अलग से क्लास दे दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि सामान्य बच्चों के साथ तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन दृष्टि दिव्यांग बच्चों को ब्रेल लिपि की जानकारी होनी चाहिए, तो इनको अलग से कुछ 1 आध घंटे का क्लास दे दिया जाता है, वो एकीकृत शिक्षा के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों अध्यापक की भूमिका यहाँ दिया है कि अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए, तो अगर दृष्टि दिव्यांग बच्चा है तो आप खुद एक टीचर के रूप में बन करके देखिए कि अगर आपके स्कूल में टीचर अगर कोई दृष्टि दिव्यांग बच्चा आता है तो सबसे पहला हमारा काम बनता है कि उसको बेंच के अगले डेस्क पर बैठाएं तथा वो उसके बगल में एक तेज तर्राक कोई जो क्लास का लड़का हो उसको बैठाएं ताकि वो क्लास में पूछ सके ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है क्या है। अगर मान लीजिए कि अल्प दृष्टि वाला है तो उसको ऐसे जगह बैठाएं जिससे कि ब्लैक बोर्ड बिल्कुल साफ और प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे, ठीक है, इत्यादि। इसके साथ साथ अगर हमारा भूमिका होता है कि क्लास में हम जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो उसके पास हम जाएं और देखते रहें कि हाँ जो लिख रहा है वो सही तरीके से लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है, कुछ सपोर्ट करना हो तो सपोर्ट करें। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब क्यों करेंगे, तो दोस्तों यहाँ चैनल पर आपको फ्री में बिल्कुल नोट्स उपलब्ध कराए जाते हैं और फ्री में ही वीडियो उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।